वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं जो कि हैं केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस, skeletal and balanced equations, how can we balance an equation, how to make our equations more informative, physical and chemical reactions, types of chemical reactions, corrosion and rancidity। तो इन 10 टॉपिक्स में से आज की क्लास में हम स्टार्टिंग के 2 टॉपिक जो कि हैं केमिकल रिएक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये 2 टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हम इनिशियली कुछ सब्सटेंसेस लेते हैं, उनको रिएक्ट कराते हैं, और जब वो रिएक्ट हो जाते हैं तो एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है, बिल्कुल नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होती है। इन अ केमिकल रिएक्शन, reactants are transformed into products. The products thus formed have properties which are entirely different from those of the reactants. तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट में। अब ये जानने के लिए कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, देखते हैं हम ये एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। 2H2 plus O2 gives 2H2O। तो अब पहले समझते हैं रिएक्टेंट क्या है। तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और जिनमें चेंजेस आते हैं। मतलब आपने इनिशियली जो सब्सटेंसेस लिए हैं रिएक्ट कराने के लिए, उन्हें रिएक्टेंट बोला जाता है। तो अब जैसे ये वाली इक्वेशन है, ये वाला एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं पानी बनाने के लिए। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन के बाद बनता है। तो इस इक्वेशन में वाटर बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद पानी बना रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो वाटर इज अ प्रोडक्ट इन दिस इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से। तो अब ये भी समझते हैं कि प्रॉपर्टीज कैसे डिफर करती हैं। अब इसी एग्जांपल को आप देख लीजिए, यहाँ पर रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोनों ही कंबशन को सपोर्ट करते हैं। कंबशन मतलब बर्निंग, तो बर्निंग को सपोर्ट करते हैं हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। लेकिन वहीं अब इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना, पानी बना। तो वाटर क्या करता है, बर्निंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता बल्कि आग बुझाने के काम आता है। तो वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। इसीलिए बोला गया है कि इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर और रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स which has entirely different property from that of the reactants. अब next example पर now let us understand the second example of chemical reaction. When magnesium ribbon is heated, it burns in air with a dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide. On heating, magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. तो मैग्नीशियम रिबन जब एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो बहुत ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है और एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक वाइट पाउडर बनता है जिसे बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसकी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, 2Mg plus O2 gives 2MgO। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है जहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों है रिएक्टेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर है प्रोडक्ट।
हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया है। टोंग से हमने पकड़ा मैग्नीशियम रिबन और उसको हमने बर्नर के थ्रू हीट कर दिया, और जैसे ही मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ तो एक बहुत वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न करेगा, और वॉच ग्लास में जो अब हमें प्रोडक्ट मिला वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें एक वाइट पाउडर मिलेगा वॉच ग्लास में जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक चीज जो एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को यूज करें, जब भी हम उसे बर्न करें, उससे पहले हमें उसे सैंड पेपर से रब करना है या फिर क्लीन करना है। तो ऐसा क्यों? तो मैग्नीशियम रिबन जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक कोटिंग चढ़ जाती है, और तब अगर आप उसे बर्न करोगे तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं। तो टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस हमें जो मैग्नीशियम रिबन है उसे हमेशा क्लीन करना चाहिए, जिससे उसके ऊपर की जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग है वो हट जाए। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो एक केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पढ़ते हैं। तो द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंजेस विच टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के? तो ये इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर या फिर इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें इजीली दिख जाए, जैसे कि चेंज इन स्टेट। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें अगर स्टेट चेंज हो रहा है रिएक्टेंट्स का तो वो हमें इजीली दिख जाएगा, इसीलिए ये एक पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड इज चेंज इन कलर, कलर में चेंज आएगा। थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ गैस, देयर विल बी अ एवोल्यूशन ऑफ गैस, एक गैस रिलीज होगी रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंज आएगा। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ेंगे वो है चेंज इन स्टेट। तो अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है बाय सीइंग द चेंज इन स्टेट। तो पहला एग्जांपल है इसका, द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो जब भी कैंडल वैक्स का कंबशन होता है, कंबशन मतलब बर्न करते हैं, जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जो वैक्स है वो सॉलिड है और वो चेंज हो जाता है इनटू लिक्विड एंड गैस। अब डिटेल में पढ़ते हैं क्या एग्जांपल है, कैसे चेंज होता है। तो जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जब भी हम वो बर्न करेंगे वहां पर ऑक्सीजन तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही, ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो कैंडल नहीं जलेगी, ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। तो जैसे ही हम कैंडल को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो जो वैक्स है सबसे पहले तो हीट की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब अभी हीट ऑलरेडी वहां पर है, ऑलरेडी हमने कैंडल को जला रखा है, तो फ्लेम की वजह से वो जो वैक्स है वो वेपराइज हो जाएगा, और जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनिशियली हमारे पास क्या रिएक्टेंट था, हमारे पास वैक्स था। तो वैक्स क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है या एक सॉलिड है, और अभी ये चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, और वाटर क्या है, वाटर एक लिक्विड है। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो गया है। जो रिएक्टेंट था वो सॉलिड था, जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड और गैस है। तो इसी चीज से यहाँ पर क्योंकि स्टेट में चेंज आया तो यहाँ बोल दिया जाता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन कलर। तो अगर किसी भी रिएक्शन में अगर कहीं भी आपको प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन दिखे और कलर चेंज दिखे तो कह दिया जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है
जो कि जब आप सोल्यूशन को मिक्स करोगे, आप जब भी दो सोल्यूशंस मिक्स करोगे तो प्रेसिपिटेट सेपरेट आउट हो जाता है। ये एक सॉलिड है जो सेपरेट आउट हो जाता है। जैसे यहाँ अगर आप पिक्चर में देखो तो येलो कलर का यहाँ पर सॉलिड बन रहा है, तो इसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। When potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate, then a yellow precipitate of lead iodide is formed। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या किया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड लिया और साथ में लेड नाइट्रेट लिया और दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दिया, दोनों सोल्यूशन को आपस में रिएक्ट करा दिया, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट या फिर आप इसे पीपीटी भी शॉर्ट में बोल सकते हो, तो येलो पीपीटी यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो वो जो येलो पीपीटी है वो है लेड आयोडाइड का और पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर बन जाता है। तो इसकी जो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन, ओवरऑल केमिकल इक्वेशन वो है पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर ये जो येलो पीपीटी बना है ये ध्यान रखने वाला है, ये किस चीज़ का है, ये है लेड आयोडाइड का। और क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो सोल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट है, जो पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है दैट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, जो लेड आयोडाइड का सोल्यूशन है वो भी ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जैसे ही हमने दोनों को ऐड किया तो क्या आया, येलो कलर आया, तो मतलब कलर में चेंज आया। तो ये एग्जाम्पल है जहाँ पर कलर में भी चेंज आ रहा है सोल्यूशन के और साथ में पीपीटी फॉर्म भी हो रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन में पीपीटी फॉर्म होता है या कलर चेंज आता है तो आप वहाँ कह दोगे कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रहा है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जहाँ भी अगर आप देखो कि किसी रिएक्शन के अंदर गैस इवॉल्व हो रही है तो वो पहचान है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। When zinc granules react with dilute sulfuric acid, then bubbles of hydrogen gas are produced। तो जब भी जिंक ग्रैनुल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस वहाँ प्रोड्यूस होती है। इसका ओवरऑल हम एक केमिकल इक्वेशन देखते हैं कि क्या है। तो जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। तो जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो इसको अब एक डायग्राम से समझते हैं पूरा कि ये है क्या। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसको स्टैंड पर लगा देते हैं। अब हम उस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं वैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, अब जैसे आप इस टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं बबल्स फॉर्मेशन हो रही है, तो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये बबल्स किसके हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब को सील कर रखा है और डिलीवरी ट्यूब इसमें अटैच कर रखी है, तो ये जितने भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, जितनी भी हाइड्रोजन गैस है, ये डायरेक्टली डिलीवरी ट्यूब में पास हो जाती है। अब डिलीवरी ट्यूब को हमने सोप सोल्यूशन में डिप कर रखा है तो हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली सोप सोल्यूशन में ट्रांसफर हो जाती है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस सोप सोल्यूशन के कांटेक्ट में आती है वैसे ही सोप बबल्स बनने लगते हैं और सोप बबल्स के अंदर एक गैस फील्ड होती है जो होती है हाइड्रोजन। तो यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निकली थी इस रिएक्शन में वो अब सोप बबल्स के अंदर ट्रैप होती है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि सोप बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस ही है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कैंडल को बर्न करके हम बबल्स के पास लेकर आएंगे। तो हाइड्रोजन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हाइड्रोजन बर्न करता है तो वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन बर्न करता है तो एक पॉप साउंड हमें सुनाई देती है। तो जैसे ही हम इस कैंडल को लेके आते हैं सोप बबल्स के पास तो हमें पॉप साउंड सुनाई देती है। इससे हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन जरूर यहाँ पे बर्न हुआ है और इसीलिए पॉप साउंड क्रिएट हुई है। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि कैसे गैस इवॉल्व होने से हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ईदर इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है
तब टेम्परेचर में इंक्रीज भी आ सकता है और डिक्रीज भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर विच इज फॉल इन टेम्परेचर। तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तब बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ जो पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो अब हमें पता कैसे चला कि टेम्परेचर कम हो रहा है? तो अगर ये रिएक्शन आप बीकर में कर रहे हो तो आप अगर बीकर को टच करोगे तो आपको ठंडा आप फील करोगे, या फिर अगर आप उस बीकर में आप थर्मामीटर अगर यूज कर रहे हो तो थर्मामीटर भी आपको बता देगा कि टेम्परेचर पहले से कम है। तो द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल ड्रॉप फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू अबाउट -25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप रूम टेम्परेचर पर पूरा रिएक्शन करा रहे हो तो अगर पहले जो थर्मामीटर है वो रूम टेम्परेचर दिखा रहा था, अब टेम्परेचर ड्रॉप होकर अप्रॉक्सीमेटली -25 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का ड्रॉप होता है। अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जहाँ पर टेम्परेचर राइज करेगा। तो ये एग्जाम्पल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही थी उसमें यही एग्जाम्पल पढ़ा था हमने। तो इसमें क्या होता है, जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। साथ ही में अगर आप कोनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो वो बहुत गर्म हुआ होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम एक वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।